हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको बताया मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 12th क्लास है और 12th क्लास में हिस्ट्री हम लोग देख रहे हैं। तो हिस्ट्री में हम लोग लेसन नंबर 5 को पढ़ रहे थे और इसी के अंतर्गत कल हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को देखा और देखने के साथ साथ इतिहासकार की जो आपके यात्री आए थे उन्होंने समाज के बारे में क्या लिखा, इसको हम लोग आपका देख चुके थे, पढ़ चुके थे। तो चाहे आपके इब्न बतूता हो, अलबरूनी हो, फ्रांसीसी बर्नियर हो, सैवियर हो, ये जितने भी लोग आए हैं इन्होंने कैसे संस्कृति का परिचय दिया है इसको हमने देखे। क्लियर है? चलिए बात कर लिया। वितरण क्या है अलबरूनी का, जातीय व्यवस्था के आधार पर, ये सारी चीजों को हम लोग देख चुके हैं। ठीक, आगे बढ़ जाएं। और कैसे आप इब्न बतूता ने भारत के बारे में बताया, आप इसको देख लिया। देखिए एक बार, हो गया। चलिए आगे बढ़े। इतना हम लोग आपका देख चुके थे, आगे बढ़ते। संचार की एक अनूठी प्रणाली, व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के लिए, व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य विशेष उपाय करता है। कैसा है? राज्य विशेष उपाय करता है। सभी व्यापारी मार्गों पर सराय तथा विश्राम गृह स्थापित किए जाते हैं। सराय गृह या विश्राम गृह स्थापित किए जाते हैं। इब्न बतूता आपका डाक प्रणाली का कार्य कुशल देख के आपका चकित था। कह रहे जिस तरह की यहाँ डाक व्यवस्था प्रणाली है उसे बड़ा अचंभा था कि ऐसे कैसे हो सकता है कि मैसेज एक जगह से दूसरी जगह आपके ट्रांसफर होते हैं, वो बड़ा सोचने में था। ठीक, इसे व्यापारियों के लिए न केवल लंबी दूरी की सूचना भेजना था बल्कि उसको उधार प्रेषित करना भी संभव हो। अल्पकाल की सूचना का माल भेजना भी। डाक प्रणाली इतनी कुशल थी कि जहां सिंध से दिल्ली की यात्रा में 50 दिन लगते थे, वह गुप्तचरों की सुल्तान के डाक व्यवस्था के माध्यम से मात्र 5 दिनों में पहुंच जाती थी। कैसे थे? जिस चीज को सिंध से दिल्ली की यात्रा कितनी थी? 50 दिन की। लेकिन गुप्तचर विभाग को अगर कोई सुल्तान को, कोई व्यवस्था को कोई चीज भिजवानी थी, वो मात्र 5 दिन में पहुंच जाती। यानी कि आप सोचिए 10 दिन का काम एक दिन में होता था। ऐसे कैसे चलता था? इतनी व्यवस्था थी। इस बात से वो बहुत चौंकता था। अब जैसे उसने क्या लिखा है, किसने? ध्यान रखिए, ये सारी चीजों को देखकर आपको पता चलेगा कि ये व्यवस्था जो सिंध में गुप्तचरों की थी आपको अलग देखने के लिए मिलेगी। घोड़े पर और पैदल डाक व्यवस्था का वर्णन इब्न बतूता ने इस प्रकार किया है कि भारत में 2 प्रकार की डाक व्यवस्था है। आसो डाक व्यवस्था, जिसमें इसके उगलुक कहा गया, हर 4 की दूरी स्थापित की और राजकीय घोड़े द्वारा चलाती थी। पैदल डाक व्यवस्था के प्रति मील 3 अवस्थी है और इसे दावा कहा जाता है। ठीक, और यह 1 मील 1/3 होती है। अब हर 3 साल में घनी आबादी वाला एक गांव होता है जिसके बाहर 3 मंडप होते हैं। लोग कार्य आरंभ करने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। उनमें से प्रत्येक के पास 2 हाथ लंबी छड़ी होती है जिसके उपाय आपके तांबे की घंटियां लगी होती हैं। संदेश वाहक शहर से यात्रा आरंभ करते हैं तो एक हाथ पर पात्र तथा दूसरे पर घंटियां की सहित छड़ है। क्षमता अनुसार तेज भागते हैं। मंडप में बैठे लोग घंटियों की आवाज को सुनते हैं और वे तैयार हो जाते हैं। जैसे ही संदेश वाहक उनके पास पहुंचता है उससे पत्र लेते हैं और छड़
आपके हिलाते हुए पूरी ताकत से दौड़ता है, वह अगले दावे तक नहीं पहुंचता, पत्र के गंतव्य स्थान तक पहुंचने की प्रक्रिया चलती रहती है। यह डाक पैदल व्यवस्था अश्व डाक व्यवस्था से अधिक तीव्र होती है। इसका प्रयोग अक्सर खुरासान के फलों में परिवहन के लिए होता था, जो भारत में बहुत पसंद की जाती थी। तो आप देखिए, हमने कहा कि भैया हमारी जो डाक व्यवस्था है वो लॉर्ड डलहौजी ने प्रारंभ करी, तो ऐसा नहीं है, मध्यकाल में थी और प्राचीन काल में भी थी। क्लियर है? तो हर समय हमारा संचार जो था सब मजबूत था, ऐसा नहीं कि मजबूत नहीं था। हमारे पास संचार व्यवस्था पहले से ही डेवलप थी और मजबूत थी। अंग्रेजों ने उसको पढ़ा और उसको हाईटेक मॉडर्न करने का प्रयास किया है, बस इतना अंतर है। क्लियर है? ये आप देख सकते हो कि हमारे यहाँ सब कुछ ये व्यवस्था पहले से ही थी। ठीक है? नहीं, ये आप देख लीजिए। हो गया? चलिए आगे बढ़ जाए। आप कह रहे हैं वर्णीय तथा अपविकसित पूर्व, वर्णीय तथा अपविकसित पूर्व। जहां इब्न बतूता ने हर उस चीज का वर्णन करने का परिचय किया है जिसने अनूठेपन के कारण प्रभावित और उत्सुक किए हैं, वही बर्नियर भी एक विभिन्न बुद्धिजीवी परंपराओं से संबंधित था। उसने भारत में जो भी देखा उसे सामान्य रूप से यूरोप और विशेष रूप से फ्रांस विस्तृत की तुलना की और विभिन्नता को उजागर करने के प्रति अधिक चिंतित था। विशेष रूप से वे स्थितियां जिन्हें अवसादकारी पाया, उनके विचार नीति निर्माताओं बुद्धिजीवी वर्गों को प्रभावित करने का था, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि वे सब ऐसे निर्माण हो सके जिनसे वे सही तथा मानते हैं। तो ऐसा प्रयास उनको करना था जिनसे वो आपका सही मान सके। देख लिया? ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर्स अपने गहन प्रशिक्षण, आलोचनात्मक अंतर्दृष्टि, गहन चिंतन के लिए उल्लेखनीय है। उसने वृत्तांत में की गई मुगलों के इतिहास के एक प्रकार के वैश्विक ढांचे में स्थापित करने का प्रयास किया है। वह निरंतर मुगल कालीन भारत की तुलना तत्कालीन यूरोप से करता रहा। सामान्यतः यूरोप की श्रेष्ठता की रेखांकित करते हुए उसका भारत का चित्रण द्विप्रता करते हुए नमूने आधारित भारत के यूरोप के प्रतिलोप के रूप में देखा गया है। यूरोप का विपरीत, जैसा कि कुछ इतिहासकार परिभाषित करते हैं, उसे जो विभिन्नता महसूस की है उसे पदक्रमानुसार क्रमबद्ध किया है, उसे भारत की पश्चिमी दुनिया के निम्न कोटि का प्रतीक होता है। ऐसा होता है, पश्चिमी दुनिया के आपका निम्न कोटि का प्रतीक होता है। ये उस समय उस जमाने का जो आपका टाइम है ये आपको दिखाई देगा। क्लियर है? कैसा कुछ ठीक? चलिए देख लिया। अब कह रहे हैं कि भूमि स्वामी का प्रश्न। अब जो भूस्वामी है, ये भूमि स्वामी है, उनके भी कुछ प्रश्न थे। जैसे बर्नियर के अनुसार भारत और यूरोप के बीच मूल विभिन्नताओं में एक निजी भूस्वामी का अभाव था, जिनकी निजी स्वामित्व के गुणों में दृढ़ विश्वास और उनमें भूमि पर राज्य के स्वामित्व राज्य और उसके निवासियों दोनों के लिए हानिकारक था। उसे मुगल साम्राज्य में सम्राट सारी भूमि का स्वामी था, जो इस अपने अमीरों के बीच बटा था। इसके अर्थव्यवस्था और समाज के लिए अनर्थकारी परिणाम होते थे। अनेक बंधों बर्नियर तक सीमित नहीं था, बल्कि 16वीं और 17वीं शताब्दी में अधिकांश यात्री आपका वृत्तांतों में ये सारी जानकारी हमको मिलती है। राजकीय भूस्वामित्व के कारण बर्नियर तर्क देता रहा कि मूलाधार अपने भूमि नहीं दे सकता, इसलिए
वह उत्पादन के स्तर को बनाए रखने, उसमें बढ़ोतरी के लिए दूरगामी निवेश के प्रति कैसा था, वो कैसे थे, उदासीन थे। उदासीन का मतलब होता है उनका कोई रुख ना होना। जैसे हम बहुत सारी चीजों पर आप पे तटस्थ होते हैं, ना हाँ बोलते हैं ना बोलते हैं, उसको उदासीन कहते हैं। इस प्रकार निजी भूमि स्वामी के अभाव ने बेहतर धारकों के वर्ग के, जैसे पश्चिमी यूरोप में रोका गया भूमि के रखरखाव बेहतरीन राजस्व रहेंगे। इसी चलते कृषि का समान रूप से विनाश और किसानों का उदासीन उत्पीड़न, सामाजिक वर्गों में स्तर अनावरत पड़ते स्थिति उत्पन्न हुई और सिवाय शासकों के वर्ग के इस प्रकार में वर्नियर भारतीय समाज को दरिद्र लोगों के समरूप जन समूह वर्णित करता रहा, जो कि एक बहुत अमीर तथा शक्तिशाली वर्ग था। अल्पसंख्यक होते थे, अधीन बने हुए थे, गरीबों में सबसे गरीब और अमीरों में सबसे अमीर व्यक्तियों के बीच नामात्र का कोई सामाजिक समूह या वर्ग नहीं था। वर्नियर बहुत विश्वास से कहता था कि भारत के माध्यम से लोग आपके नहीं हैं। कैसे हैं? भारत के लोग इस मध्यम वर्ग की स्थिति में नहीं। ये उसका अपना विचार और विश्वास था। क्लियर है? आप देखेंगे, देख लिया, आगे बढ़े, चलिए देख लिया। तो लोगों ने 19वीं सदी में परिवर्तनशील समाज धारणाओं के रूप में आपका बताया और देखा। फिलहाल आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।